दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे वायर कार्ड स्कैम के बारे में। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो स्कैम है ये भारत से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब भी स्कैम का नाम आता है यूजुअली हमें लगता है भारत का होगा, लेकिन नहीं, ये जो स्कैम है ये आपका जर्मनी का। लेकिन हम जर्मनी के स्कैम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्कैम है ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि अल्टीमेटली हमें इसके बारे में चर्चा करनी पड़ गई। क्यों बड़ा है, इसको अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो आप देख सकते हो ये है आपका करीब 3.5 बिलियन यूरो का। इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब आएगा 4 बिलियन डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर के टर्म में। और अगर आप इसको कन्वर्ट करिए रूपी के टर्म में तो ये करीब बनता है आपका 30,000 करोड़ के आसपास। इसको जस्ट आप कंपेयर करिए जो पीएनबी में नीरव मोदी का स्कैम हुआ था, आई थिंक करीब 11-12 हज़ार करोड़ का, ठीक है। तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि जर्मनी में इस पर्टिकुलर स्कैम को लेकर इतनी ज़्यादा आक्रोश क्यों होगा जनता के बीच में। तो काफ़ी बड़ा स्कैम है, इसके बारे में जानेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वायर कार्ड एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक कंपनी है 1999 में जर्मनी के अंदर फॉर्म की गई थी और इसका जो मेन बिजनेस है वो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। जो फाइनेंस रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, स्पेशली यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विसेज देती थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो तो उस पर्टिकुलर आपके खाते से किस तरह से जो आपका पैसा है वो मर्चेंट के खाते में जाएगा। तो इसका जो सर्विसेज है, जिस तरह से वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, कुछ इसी टाइप से आप कह सकते हो। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुंचना होगा ना, तो ये जो सर्विसेज दी जाती थी ये पर्टिकुलर वायर कार्ड के द्वारा दी जाती थी। और एक समय था जब इसका जो पूरा वैल्यूएशन था वो करीब 28 बिलियन डॉलर का था। जस्ट इमेजिन, मतलब ये कितनी बड़ी कंपनी थी, 28 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन था। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हमारे देश के अंदर आपने सुना होगा सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स क्या है कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो सेंसेक्स के अंदर आती हैं। वैसे ही जर्मनी के अंदर यहां पर इसको कहा जाता है डैक्स, ठीक है। तो इस डैक्स इंडेक्स के अंदर भी 30 बड़ी कंपनीज आती हैं, तो उसमें से भी एक कंपनी लिस्टेड थी जिसका नाम है वायर कार्ड। तो फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी। अब ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि जून 25 को ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया मतलब ये एक तरह से बैंकक्रप्ट हो गया। इसने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, अपना बिजनेस रोक दिया। और फाइनली जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लिक्विडेशन की तरफ बढ़ा जाता है। अब जब ये बैंकक्रप्ट हो गया तो अगर आपको मैं बताऊं कि इस समय ये कितना उधार लिया हुआ है अपने क्रेडिटर से, मतलब कि जो बैंक हो गए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनसे ये उधार लिए होंगे, तो ये इसका जो टोटल अमाउंट है ये करीब बताया जा रहा है 3.5 बिलियन यूरो। और इनके पास कुछ खास पैसा बचा ही नहीं है ये रिपे करने के लिए, और इसीलिए ये इस पर्टिकुलर 3.5 बिलियन यूरो को एक वायर कार्ड स्कैम के नाम से इसको बुलाया जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली ये हुआ क्या, क्यों आखिरकार यहां पर ये स्कैम सामने निकल कर आया। एक एक करके टाइमलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कई सालों से यहां पर देखा जा रहा था इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ये जो कंपनी है वो अपने अकाउंटिंग में यहां पर बहुत सारी गड़बड़ियां कर रही हैं, इरेगुलरिटीज हैं। कई सारे लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे थे कई सालों से, विसल ब्लोअर्स के द्वारा भी बोला जा रहा था कि जो भी ये कंपनी कर रही है वो अपने आप को फेक ट्रांजैक्शंस दिखाती है, मतलब कि अपना रेवेन्यू बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। अब इससे होगा क्या, कोई भी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा, वो आराम से बैंकों से पैसा ले सकती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे, लोन देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है, राइट। लेकिन ये एक्चुअल में कर रही है कि नहीं, नहीं कर रही है, क्योंकि ये अपने रेवेन्यू को फेक दिखा रही थी। तो फाइनली यहां पर क्या हुआ कि 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया, एक इन्वेस्टिगेशन किया गया फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा, और उन्होंने क्लेम किया कि ये जो गड़बड़ियां हैं ये एक्चुअल में है, यहां पर फेक ट्रांजैक्शंस दिखाया जा रहा है वायर कार्ड के द्वारा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो वायर कार्ड कंपनी है वो क्या करेगी, अपने आप को डिफेंड करेगी, और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर एक केस दर्ज कर दिया जर्मनी के कोर्ट में।
फिर आगे चलकर लेटर इन 2019 ये देखने को मिला कि लोगों का भरोसा बना रहे इस कंपनी के ऊपर, इसके लिए वायरकार्ड ने क्या किया कि आउटसाइड से एक यहां पर ऑडिटर फर्म को बुलाया। देखिए ऑडिटर्स आपने सुना होगा, विश्व के अंदर 4 बिग कंपनीज बोला जाता है, बिग 4 हम जिसको बोलते हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि KPMG हो गया, PwC हो गया, डेलॉयट हो गया और आपका EY हो गया। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वायरकार्ड, ये अपना ऑडिटिंग कराती थी पिछले 10 सालों से EY से। ठीक है, EY जो कंपनी है अर्न्स्ट एंड यंग, इससे यहां पर ये कराती थी। लेकिन यहां पर EY ने भी बोल दिया कि इस कंपनी के द्वारा गड़बड़ी पाई जा रही है। तो यहां पर वायरकार्ड ने क्या किया कि KPMG से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि यहां पर ऑडिटिंग करिए कंपनी की और देखिए क्या कोई गड़बड़ी है कि नहीं। लेकिन यहां पर KPMG ने भी यहां पर एक गड़बड़ी पाई अप्रैल 2020 में, और उन्होंने बोला कि करीब 1 बिलियन यूरो का यहां पर कुछ कैश बैलेंस बता रही है कंपनी, लेकिन हम यहां पर इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये 1 बिलियन यूरो है कहां एग्जैक्टली। और जब KPMG ने यह खबर सुनाई यहां पर पब्लिक में, तो यहां पर लोगों का गुस्सा सामने आया और यहां पर डिमांड होने लगा कि जो वायरकार्ड के CEO हैं मार्कस ब्राउन, उनका यहां पर इस्तीफा दिया जाए, वो इस पद से हटे तुरंत और यहां पर एक्चुअल में क्या चीजें हुई हैं इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब आगे देखिए क्या क्या होता है जल्दी जल्दी। अब यहां पर जो अप्रैल में है KPMG ने बोला कि 1 बिलियन यूरो का हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कंपनी के पास कैश है कि नहीं है, क्योंकि कंपनी कह रही है कैश है लेकिन एक्चुअल में हमें दिख नहीं रहा है कहां कैश है। ठीक है, तो जून 2020 में देखिए क्या हुआ, जो इस वायरकार्ड की ऑडिटिंग फर्म है, ठीक है, EY, मतलब कि EY क्या करती है, वायरकार्ड में आकर देखती है कि क्या वो अकाउंटिंग सही से कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ी तो है कि नहीं। तो वहां पर क्या हुआ कि हर साल ऑडिटिंग फर्म को यहां पर उनके अकाउंट्स पे हस्ताक्षर करने होते हैं, साइन करना होता है कि ये कंपनी अच्छे से कर रही है। लेकिन 2019 के अकाउंट में EY ने यहां पर मना कर दिया कि हम कंपनी के जो ऑडिटिंग है उस पर हम सहमति नहीं जता सकते, क्योंकि कंपनी में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। और यहां पर एक चीज बताया गया कि करीब 1.9 बिलियन डॉलर कंपनी कह रही है कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन EY कह रही है कि ये है ही नहीं कंपनी के पास। यहां पर वायरकार्ड का कहना था कि हमने 1.9 बिलियन यूरो को फिलीपींस के 2 बैंकों में जमा कर रखा है, लेकिन जब इन दोनों बैंकों से कांटेक्ट किया गया फिलीपींस के अंदर, तो फिलीपींस ने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें जब सब कुछ सामने आ गया तो फाइनली क्या होना था, ऑब्वियस सी बात है, जो इसके CEO हैं, जो मैंने आपको बताया मार्कस ब्राउन, उनको यहां पर 19 जून को रिजाइन करना पड़ा। और 3 दिन के बाद, जस्ट 3 दिन के बाद देखिए इस कंपनी ने एडमिट किया कि हाँ यहां पर गड़बड़ियां थी, हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है। और फाइनली 23 जून को इस पर्सन को, दैट इज CEO जो है, उनको यहां पर जर्मन की अथॉरिटीज के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। और फाइनली इसके जस्ट 2 दिन के बाद फिर दैट इज 25 जून को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस कंपनी ने इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया, मतलब कि ये कंपनी का जो पूरा काम है वो खत्म हो गया है, रुक गया है। और यहां पर अब बात चल रही थी कि इन्होंने जो पैसा लिया है क्रेडिटर्स के, क्या वो पैसा एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं। देखिए यहां पर इस कंपनी ने क्या किया, जिनसे भी उधार लिया था, कई सारे बैंकों से उधार लिया था, तो उनके साथ बातचीत करने लगी कि हमें थोड़ा सा और डेडलाइन दे दीजिए, हम आगे चलकर पे कर देंगे। लेकिन ये जो क्रेडिटर्स थे ये सहमत नहीं थे, राइट। जैसे कि आपने भारत का, मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में देखा होगा कि एक समय था जब अनिल अंबानी यहां पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं से पैसा मिल सके ताकि उसको आगे बढ़ा सके अपने बिजनेस को। लेकिन क्या हुआ, लोग सहमत नहीं हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सहमत नहीं हुए। तो कुछ वैसा ही वहां पर भी देखने को मिला कि यहां पर जो क्रेडिटर्स हैं उसके साथ जो बातचीत है वो फेल हो गई और फाइनली ये कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया। और एक और यहां पर मैं आपको न्यूज बता दूं, जो रॉयटर्स हैं इनके द्वारा बोला गया है कि इस कंपनी ने, जस्ट इमेजिन, 2/3 ऑफ देयर सेल्स ये फेक दिखाया है। अभी तक जितना भी सेल्स हुआ था उसमें से 2/3 जो सेल्स है उसको यहां पर फेक दिखाया। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो पूरा 3.5 बिलियन यूरो जो लिया है क्रेडिटर से, वो तो शायद कभी पे ही नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से ये पूरा लॉस हो गया। इसमें से अगर आप देखेंगे 500 मिलियन जो है वो बॉन्ड्स के फॉर्म में दिया गया था। बॉन्ड्स आपको पता है कि यहां पर मैं और आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो बॉन्ड का जो पैसा है कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर भी आक्रोश आएगा कि जो हमने पैसा रखा था इसके अंदर वो हमें पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो अब हम क्या करेंगे। तो इसको देखते हुए फाइनली यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पूरा स्कैम आया है इतना बड़ा, ये जर्मनी का आफ्टर जो फॉक्सवैगन डीजल गेट का क्राइसिस आया था 2015 में, उसके बाद से वन ऑफ द बिगेस्ट माना जा रहा है। इनफैक्ट ये भी बोला गया कि 2001 के अंदर जो यूएस में एक स्कैम सामने निकल कर आया था, एनरॉन के नाम से एक कंपनी थी, यूएस एनर्जी कंपनी एनरॉन, ठीक है। तो यहां पर ये जर्मनी का एनरॉन बताया जा रहा है, मतलब ये इतना बड़ा स्कैम है। और इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है जो पब्लिक है वो तो आउटरीच करेगी ही, यहां पर बहुत ज्यादा नाखुश
खुश हैं और यहाँ पर लगातार पब्लिक के द्वारा बोला जा रहा है कि कड़े से कड़ा यहाँ पर निर्णय लिया जाए और जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं उस पर और ज़्यादा सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिक का जो एंगर है वो EY की तरफ भी जा रहा है। मैंने आपको बताया कि ये जो ऑडिटिंग फर्म है पिछले 10 सालों से इस कंपनी का ऑडिटिंग कर रही थी, तो इतनी बड़ी कंपनी जो है EY जैसी कंपनी अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं पा पाती है पिछले 10 सालों में, तो आखिरकार ये कर क्या रही है, अकाउंटिंग का फिर मतलब क्या रहा। तो पब्लिक का भी एंगर ये जो बिग 4 कंपनी है दैट इज EY, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा भड़क रहा है। हो सकता है इसके ऊपर भी लिटिगेशंस किया जा सकता है। और बाकी जर्मनी के अंदर वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बाकी किसी भी देश के अंदर जिस तरह से पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि हाँ हम इसके ऊपर कड़ा नियम लेंगे, लीगल एक्शंस लेंगे, लेजिस्लेटिव एक्शंस लेंगे, कोई हमें कानून लाना है वो लाएंगे, ठीक है, एक तरह का वेकअप कॉल है ये हम सबके लिए। और यहाँ पर जो पूरा निगरानी है कंपनीज के ऊपर वो हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा स्कैम आया है जर्मनी के अंदर इतना बड़ा, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, समझ में आया होगा ये है क्या बेसिकली। और कहीं ना कहीं आप इसको भारत के थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें भी अपनी जो कंपनीज हैं उसके ऊपर जो निगरानी है वो अच्छे से रखने की जरूरत है, ताकि आगे चलकर जो नीरव मोदी जैसे केसेस हैं वो और सामने ना आ पाएं। तो अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।